याद रखिएगा कि अभी तक जितना भी मोनेरा, प्रोटिस्टा और एल्गी, इन सारे चीजों में हम लोग मोस्टली एक्वेटिक लिखे हुए थे, और या तो स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, या फिर एक्वेटिक लिखे थे, या फिर खारे पानी में लिख रहे थे, यानी समुद्र वगैरह में पाए जा रहे थे। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाने के शुरू में ही मैंने बोला था कि आप इस चीज को जहन में रखिएगा कि आज के दिन में प्लांट का मतलब हम लोग ज्यादातर टेरिस्टेरियल प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टेरिस्टेरियल प्लांट कहने का क्या मतलब हो गया? वो पार्ट जहां पे आपके, वो पार्ट जहां से आपके ये है, टेरिस्टेरियल प्लांट करने का मतलब है कि जमीन पे। अभिनव बाजपेयी भी आ रहे हैं, जरा उनको भी ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग अभिनव, वेरी गुड इवनिंग। अभी तक उनका आया नहीं है ऑडियो का, ठीक है। अभिनव को भी ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर इस चीज को एक बार फिर से बता देंगे। तो हमारा ज्यादातर डिस्कशन ये हो रहा था कि प्लांट्स जब भी आज के दिन में हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे सुन करके ही कभी भी पानी का ख्याल नहीं आता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये चीज दिखाया गया कि चाहे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा होते हुए, फंजाई होते हुए, और अब आप जो है, शुरू में फंजाई को भी प्लांटेई के अंदर में, किंगडम प्लांटेई के अंदर में डाला गया था। क्या रीजन था सुनील? किंगडम प्लांटेई के अंदर में क्यों डाला गया था फंगस को, या कवक को प्लांट के अंदर में क्यों डाला गया था? कवक को या फंजाई को प्लांट के किंगडम अंदर में क्यों डाला गया था? फिर बाद में उसको वहां से क्यों निकाल दिया गया? आप सवाल बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है। वाई फंजाई वाज क्लासिफाइड, वाई फंजाई वाज क्लासिफाइड इन प्लांट किंगडम एंड देयर आफ्टर दे वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर। शुरू में उनको प्लांट किंगडम के अंदर में डाला गया था, ठीक है। सलोनी है ना, सोनल, सोनल, सलोनी नहीं, सोनल है शायद। यस, नहीं सलोनी, सलोनी, ठीक है। अरे दिन भर बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए नाम उतर जाता है। फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर में क्यों डाला गया? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अश्वेंद्र। फंजाई को प्लांट, प्लांट के अंदर में फंजाई को क्यों डाला गया था, बाद में उसको फिर क्यों हटा दिया गया, या दोनों को एक ग्रुप में रखा गया था बाद में हटा दिया गया, क्यों? दोनों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती थी और पाई जाती है, इसलिए शुरू में ऐसा लगा कि फंजाई और प्लांट दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जब पढ़ाएंगे, फाइलोजेनी क्या होता है जब वो पढ़ाएंगे, तो उस समय और भी डिटेल में बताएंगे कि कैसे किया जाता है। तो फंजाई जो थे, उनके साथ क्या हो रहा था, फंजाई के साथ में और प्लांट के साथ में, दोनों ही जो थे वो सेल वॉल कंटेनिंग थे। सेल वॉल कहने का मतलब हो गया कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, है ना। तो कोशिका भित्ति पाए जाते थे, लेकिन इसके अलावा पौधों में और क्या नाम है, फंजाई में फिर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं आया, क्योंकि फंजाई आप देखिएगा कि 3-4 क्लासेस जो भी थे, एस्कोमाइसेटेस, बेसिडोमाइसेटेस जो भी थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो थे ना, वो स्वपोषी नहीं थे, ठीक है। वो परपोषी थे, या तो सड़े गले चीजों पे, या सेप्रोफिटिक थे, मृत चीजों पे वो अपने आप को सरवाइव कर रहे थे, फोटोसिंथेटिक नहीं थे। और प्लांट का नाम जब भी हम लोग लेते हैं तो हमेशा इस बात की जिक्र आती है कि वो फोटोसिंथेटिक होंगे, इसीलिए उनका एक अलग किंगडम बना दिया गया फंजाई का। अब आते हैं प्लांट में, जब हम लोग शैवाल पढ़ रहे थे, एल्गी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने सारे के सारे एल्गी जो हैं, वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली वो जलीय पदार्थ या जलीय अवस्था में पाए जा रहे होते हैं, जहां पानी है वहां पाए जा रहे होते हैं। और ये डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटॉम्स वगैरह तो ऐसे हैं कि आपको क्या है, समुद्र में भी पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। जिसका मैंने वो श्रद्धा कपूर की मूवी वाला गाना का बताया था कि डायनोफ्लैजिलेट थे। वो दीदी चल रही थी समुद्र में, उनको मतलब पता ही नहीं है कि नीला डायनोफ्लैजिलेट पे लात मार रही है और बत्ती जल रहा है समुद्र में, ठीक है। तो साइंस जब पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसपे हंसी आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग ये चीज देख रहे हैं, और मेरा ध्यान लाने का मेन पर्पस क्या था कि धीरे धीरे आप देखिएगा
कि प्लांट जो थे, प्रिमिटिव प्लांट्स, ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट्स जो थे वो धीरे धीरे जो है वाटर से निकल करके, चाहे वो पानी कैसा भी हो, स्थिर हो, फ्रेश वाटर हो, स्थिर हो या समुद्र हो, वहां से निकल करके लैंड यानी कि जमीन यानी कि टेरिस्टेरियल रीजन में आ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शैवाल का जो स्ट्रक्चर था वो थैलस था या थैलाई नुमा था, है ना? नहीं, थैलस या थैलाई का मैंने क्या बताया था आपको? थैलस और थैलाई का क्या मतलब बताया था? थैलस और थैलाई का बताया था कि वैसे सेल्स जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, उनमें कोई ऑर्गेन नहीं बना है, उनमें किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है, वो बस एक थैली नुमा होते हैं। जैसे जैसे बलून देख लो, बलून के जैसे होते हैं, छोटे छोटे बलून के जैसे होते हैं। तो थैलस वही होता है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आप पानी में कोई थैलस नुमा देखिएगा तो वो पानी के लहर के हिसाब से अपनी जगह को बदल सकते हैं। लेकिन जब वो लैंड पे आ रहे हैं, किसी जमीन पे आ रहे हैं, तो उनको जमीन से जुड़े रहने के लिए उनमें कुछ ना कुछ अंग का विकास होना चाहिए, हाँ या ना? सभी बच्चे जिनका वीडियो ऑन है सिर्फ सर भी हिला दोगे तो समझ जाएंगे कि हाँ समझ में आया। ऐसे ऐसे सिर्फ कर दो तो हाँ, देखो सुनील किया, सलोनी नहीं की। हाँ ठीक, ठीक है। अश्वेंद्र, हाँ या ना? कि अगर कोई जमीन पे कोई पौधा जा रहा है, पानी से निकल के जमीन पे वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको जमीन से ही न्यूट्रिशन मिलना है, तो वो कहीं ना कहीं उनमें ऐसे अंगों का विकास होगा जिससे वो जमीन, चट्टान या किसी चीज से वो जुड़े रहें। ठीक है। तो अब पौधों, पादप, प्लांट्स, उनका स्ट्रक्चर शैवाल के थैलाई से निकल करके ब्रायोफाइट में आ रहा होता है, जहां पे अब वो थैलस स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि उनमें कुछ ना कुछ अंग या कुछ ना कुछ ऑर्गेन का विकास होना शुरू हो चुका है। ये कहानी पसंद आया? समझ में आया कि हम लोग ब्रायोफाइट क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब उसको पानी से निकल के जमीन पे आना है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पत्ती जैसा कुछ हो जाएगा। अभी तक सिर्फ पिगमेंट मिल रहा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, ऐसे पिगमेंट्स मिल रहे थे। उनमें पत्तों का निर्माण नहीं हुआ था, पत्तियों का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है। और आज का पूरा नोट्स सलोनी के लिए, बैड न्यूज बोलो गुड न्यूज बोलो, आज का पूरा नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिला के बनाया हुआ है। इसलिए अब हम तुम पे भी थोड़ा सा, तुम लोग पे भी अब थोड़ा सा सवार होंगे कि अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, थोड़ा अपग्रेड करो। ठीक है। ट्वेल्थ क्लास में अगर आप चाहते हैं, पिछले साल एक सॉफ्टवेयर था, मुझे याद नहीं आ रहा, अर्बन प्रो करके एक सॉफ्टवेयर था। तो मुझे एक बच्चा वहां पे मिला था, आदित्य नाम का, जो एलन इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहा था। तो मैं पिछले साल बोला कि सर मुझे भी पढ़ा दीजिए। मैं बोला एलन में पढ़ाई नहीं होती क्या? तो बोलता अरे सर बहुत बुरी हालत। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। तो आदित्य था मेरे ही मतलब बिहार का ही था, तो बोला पढ़ाने के लिए। एंड आई थॉट ऑफ इट दैट व्हेन आई हर्ड ऑफ इट, सुनील चौहान दो जगह से लॉगिन दिख रहा है, एक और सुनील चौहान नीचे में दिख रहा है। भाई तुम तो ब्रह्मा जी हो क्या? एक सुनील चौहान चार चार जगह से आ रहा है, एकदम इस मुख से भी, इस मुख से भी, सब तरफ से ज्वाइन किए हुए हो। ठीक है। तो उसने बताया कि कैम्बेल की किताब जो है ना उसको प्रिफर किया जाता है, बेसिक्स के लिए भी कैम्बेल की किताब को प्रिफर किया जाता है। हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे हैं। और आप समझिए कि टेंथ क्लास का बच्चा जो मेडिकल की तैयारी के लिए टेंथ क्लास में एडमिशन लिया है वो कैम्बेल पढ़ रहा है, तो आप लोग का कंपटीशन उस लेवल पे है। लेकिन कैम्बेल क्या है? इंग्लिश में है। अब आपके सर की क्या जिम्मेदारी है कि कैम्बेल पढ़िए इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में लिखिए। तो भाई ऐसा होने से तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप 4 साल बाद ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी। तो ये सारी चीजें। हाँ सुनील, कैम्बेल पब्लिकेशन या राइटर का नाम है। ठीक है। जैसे एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी किताब का नाम है। मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं। आ, एक सेकंड लाइन पे ही रहिएगा। ठीक है। एडोब पीडीएफ रीडर एंड कैम्बल। ठीक है। ये बोलिएगा तो इस बुक को मैं आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन बुक्स फॉर बायोलॉजी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके इंटर का सारा टॉपिक मिल जाए, लेकिन जो मिलता है उसका डायग्राम भी बहुत अच्छा है,
और कंटेंट भी बहुत अच्छा है इस किताब का। मतलब अगर आप पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़िएगा तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये तो ब्लर हो गया हुआ है। ठीक है, तो मेरे अलावा वो कुछ दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, 200-250 MB के आसपास का है किताब, तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से निकाल लेना उस चीज को। ठीक है, तो चलते हैं ब्रायोफाइट को लेकर के। एक ऐसा पौधा का ग्रुप, ब्रायोफाइट एक ऐसा पौधा का ग्रुप जो पहली बार पानी में से निकलकर जमीन पे ग्रो करना शुरू किया है, और उसके जितने भी अंग हैं वो जमीन पे ग्रो करने के लिए और उसके हिसाब से अब उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है। अब वो थैलस स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि छोटे 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 जड़ निकल चुके हैं ताकि वो चट्टान वगैरह के और अपने उस पर रख सके। यही ब्रायोफाइट आगे बढ़ करके हायर प्लांट्स में डेवलप करते हुए चले गए थे। ब्रायोफाइट्स आज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में दो तरह के आपके ग्रुप्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मॉस, ब्रायोफाइट में एक होता है मॉस और दूसरा होता है लीवरवर्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी मॉस लिखते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी लीवरवर्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो मॉस और लीवरवर्ट को इंग्लिश में भी मॉस और लीवरवर्ट ही बोलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइट है मॉस और लीवरवर्ट, ये पहाड़ियों के नम एवं छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कई बार आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कभी ऐसी जगह गया है जहां रास्ते में पहाड़ पड़ा हो और बारिश भी हो रही हो? नहीं? ठीक है, अगर आप नहीं ओके, चलो तब तो ठीक है। मैं चूंकि झारखंड से पढ़ाई किया हुआ हूँ, रांची से, तो वहां पे कई पठारी इलाके हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको दिखाई देगा। मॉस और लीवरवर्ट को मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसके फोटोग्राफ्स और डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स को ऐड करूंगा, डायग्राम नहीं, फोटोग्राफ्स को ऐड करूंगा, तो आपको आसानी से देखने में समझ में आ जाएगा। बारिश होता है ना, बारिश होता है तो देखते हैं दीवार पे एक हरे रंग का लगता है जैसे चटाई जैसा एक पेड़, छोटा 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 पेड़ है जो चटाई जैसा जम जाता है दीवार पे, या फिर घर के आगे जो दलान वगैरह होता है उसमें देखिएगा कि हरा रंग का एकदम चटाई जैसा जम जाता है। ठीक है, उसको मॉस बोलते हैं। ठीक है, या लीवरवर्ट आपको दिखाएंगे। तो पहाड़ियों में, पहाड़ियों के नम एवं छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप जगत का जल स्थलचर बोला जाता है। जल स्थलचर बोलने का मतलब है कि ऐसा जीव जो जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। कोई एग्जाम्पल बताएंगे? मेढक है ना, मेढक है ना। ठीक है, तो पानी में भी रहता है और इस पे भी रहता है। तो ठीक उसी तरह से इसको पादप जगत का जल स्थलचर बोला जाता है। क्यों? कि प्रिमिटिव वे में, अगर आप प्रिमिटिव वे में देखिएगा तो ये लैंगिक जनन करने के लिए इनको जल पे निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि इनमें अभी भी हायर प्लांट्स की तरह, जितने बड़े और हायर प्लांट्स होते हैं उनकी तरह एंथर, स्टिग्मा या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। ठीक है, एम्फीबिया, यस यस, इनको एम्फीबिया ऑफ प्लांट, प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो इनमें इनमें क्या कहा गया कि ब्रायोफाइट जो थे वो जल से निकले, पहाड़ के नम और छायादार क्षेत्र में फैलना शुरू किए। क्योंकि हम अर्थ के प्रिमिटिव स्टेज की बात करें तो वहां बहुत एग्रीकल्चर लैंड वगैरह नहीं था। क्योंकि जस्ट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वो पत्थर बन गए हैं, उसके चारों तरफ में पानी है, तो वो वहां से निकले और पत्थर में ग्रो करना शुरू कर दिए। तो इनको पादप जगत का, जगत का एम्फीबियन या जल स्थलचर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रिमिटिव कहें, प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि इसके पहले के जितने भी जीव थे, चाहे वो शैवाल हो, फंजाई हो, चाहे कोई भी हो, आप उसमें देख सकते हैं कि वो पानी में ही जनन करते थे ताकि उनके जो गैमिट्स हैं, युग्मक हैं, वो बहुत आसानी से आपस में फ्यूज कर सके। तो ये प्लांट के किंगडम में हायर प्लांट की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको प्लांट पे ही, सॉरी वाटर पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। उस मामले में
जबकि ये भूमि पे जीवित भी रह सकते हैं। ये भूमि पे नॉर्मल अपना लाइफ भूमि पे कर रहे हैं, लेकिन जब इनको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो प्लांट की जरूरत होती है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं कि सर पहाड़ पे जब ग्रो कर गया तो उसको नदी या नाला कहाँ मिलेगा? मैं क्या बोला कि पहाड़ के नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और लैंगिक जनन के लिए उसको पानी या जल की जरूरत होती है। तो एक बच्चा था अभिनव नाम का, वो पूछा कि सर ये कैसे संभव है, मान लीजिए बहुत ऊंचा कोई पहाड़ है उस पे ये ग्रो कर गए, और जब लैंगिक जनन करना है तो उसको किसी नदी नाला तालाब या पानी की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से, पहाड़ से उतर के थोड़े आएगा नीचे लैंगिक जनन करने के लिए, क्योंकि वो तो पादप है। कितना डरावना लगेगा ना कि पेड़ सब उतर के पहाड़ पर से जा रहा है फिर चढ़ रहा है ऊपर में। बाल हंस की जो कविताएं, ये बाल हंस में कहानियां आती थी, एक पेड़ वाला राजकुमार वाला, बिल्कुल वैसा ही लगेगा जिसमें पेड़ जो था वो बात करता था राजकुमार से। तो बाल हंस मैगजीन की तरह। ठीक है। तो आप ये देखिए कि आप ये देखिए कि कोई पुराना बिल्डिंग वगैरह है, चलो ठीक है पहाड़ नहीं, कोई ऐसा पुराना मकान वगैरह है जहां बारिश होती है और अचानक से आपको लगता है कि उसके दीवार पे काई वाई जमना शुरू हो गया है? हाँ या ना? ठीक है। आपके सामने में, आपके घर के सामने में आप देखिएगा कि बिल्कुल एकदम भूरे रंग का जमीन था, बारिश हुआ तो वहां पे देखिएगा कि हरे रंग का एकदम मैट मैट लगेगा, चटाई कोई बिछा दिया, उस तरह से छोटे 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 पौधे जमने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि रेनी सीजन या मॉइस्चर या थोड़ा भी पानी अगर उस एरिया से गुजर रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनके लैंगिक जनन में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ के छायादार क्षेत्र में है तो लैंगिक जनन करने के लिए उनको पहाड़ से नीचे उतर के नदी तक आना पड़ता है। अगर बारिश हुई तो अगर आप अभी ये महाराष्ट्र वगैरह के साइड में जो पहाड़ सब देखिएगा, तो बारिश जब नहीं हुई होती है तो सिर्फ चट्टान चट्टान दिखता है, महाराष्ट्र राजस्थान वगैरह। और जैसे ही बारिश होती है तो आप देखिएगा कि पूरा पहाड़ जो है ना हरे हरे रंग का दिखने लग जाता है। तो वहीं पे वो ब्रायोफाइट्स होते हैं जो बारिश होते ही उनके अंदर लैंगिक जनन होता है और वो पूरे के पूरे पहाड़ को कवर कर देने का काम करते हैं। अब समझ में आएगा? अश्वेंद्र सुनील सलोनी, अब समझ में आएगा? ठीक है। ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि लगेगा कि कहानी चल रहा है। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम स्टोरी जैसे ब्रायोफाइट पहाड़ पे तो होता है वो तो। ठीक है, राजस्थान वाला भी कहानी कहानी का बताए हुए थे कि सर ऐसे ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है। और ये इनका इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफ से प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ टू द टेरिस्टेरियल लाइफ। इनका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि इससे पहले के जो जीव थे वो जलीय क्षेत्र में ज्यादा पाए जा रहे थे, अब जीवन जल से निकल करके टेरिस्टेरियल लाइफ में आ रहा है, थल में आ रहा है। तो ये एक प्रोग्रेशन को दिखाते हैं, इसलिए इनका अनुक्रमण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीव अब जल से निकल करके थल पे पहुंच चुके हुए हैं और यहां से प्लांट्स और हायर ऑर्गेनिज्म में डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी है जिसको हम लोग पादप काय बोलते हैं, वो ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, विभेदित होते हैं। जैसे कि ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि शैवाल में थैलस बॉडी लिखा हुआ था, वो थैली नुमा थे, उनमें पिगमेंट पाया जाता था और फोटोसिंथेसिस होता था। अब इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, पत्ती नुमा, जड़ नुमा, तना नुमा, ऐसे स्ट्रक्चर्स आने अब शुरू हो चुके हैं। तो पहले के जो जीव थे उनसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड या विभेदित वो दिखाई दे रहे होते हैं, इनके अंदर स्ट्रक्चर्स और वगैरह वगैरह आना शुरू हो चुका है। लाइक थैलस जो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट यानी कि शयान या सीधा होते थे, ठीक है, अब इनमें ज्यादा डिफरेंशिएशन होना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ में ये किसी भी सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के बारे में बताए थे क्या, जैसे कोई ग्लासवेयर है, जैसे कोई ग्लासवेयर है, जैसे आप क्या नाम है, पत्थर है, मिट्टी है, ठीक है, दीवार है, इन सबको सबस्ट्रेटम के अंदर में डाला जाता है। तो वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड, एक कोशिक बहुकोशिक
मुलाव से वो अपने सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए थे। अब देखिए फिर से शैवाल के कंपैरिजन में इनमें मुलाव भी बनना शुरू हो गया है। मुलाव कहने का मतलब क्या है? छोटे छोटे जड़नुमा स्ट्रक्चर जो होता है, बिल्कुल छोटे छोटे जड़नुमा स्ट्रक्चर बनने लगा जो अपने सबस्ट्रेटम से बाइंड करके रख सकता है। इसके जस्ट पहले शैवाल का बात किए थे हम लोग, जिसमें किसी भी तरह का रूट नहीं था, उनका अपना सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट भी नहीं था। अब देखिए इनको पौधा बनना है, हायर प्लांट बनना है, तो इनके अंदर में जड़ बनना शुरू होना चाहिए। तो ब्रायोफाइट जो है ना, ये एक लिंकिंग कनेक्शन दिखा रहा है कि शैवाल पानी से निकल करके जमीन पे ब्रायोफाइट पहुंचा, और धीरे धीरे इनके अंदर जो है वैसे वैसे फॉल्स राइजोइड और मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर राइजोइड बनने शुरू हुए, जो अपने सबस्ट्रेटम, चाहे वो पत्थर हो, दीवार हो, मिट्टी हो, वो उससे बाइंड करके अब रखना शुरू कर चुके हुए हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अश्वेंद्र, अश्वेंद्र भी शामिल हो जाओ बच्चा, अश्वेंद्र शामिल हो जाओ, हाँ या ना कम से कम बोलोगे। थम्स अप देखो, सलोनी गुप्ता ने थम्स अप दिखाया, हाँ अश्वेंद्र कम सर। से कम। हाँ, हेलो हेलो अश्वेंद्र, आप भी थम्स अप दिखाओ समझ में आने पे, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हो कि सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए इसको। अश्वेंद्र समझ में आ रहा है? सुनील ओके है? ओके है तो थम्स अप दबाओ। ओके, चलो ठीक है बेटा, अश्वेंद्र शामिल हो जाओ ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुल पीछे छूट जाए, हम आगे बताते चले जाएं और पीछे में उनको पता चल रहा है कि सर तो सिर्फ दो ही बच्चे को पढ़ा रहे थे, हम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ए देखो कितना सुंदर येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है अश्वेंद्र, कितना अच्छा भी लग रहा है, पीछे बत्ती जल रहा है तो महात्मा बुद्ध जैसे लग रहे हो कि एकदम ज्ञान की रोशनी अश्वेंद्र में से आ रही है। क्या हाल है अश्वेंद्र? कितना प्यारा बच्चा है, देखो उसका भाई भी झांक रहा है पीछे से कि सर हमको भी पढ़ा दीजिए, एक और बच्चा झांक रहा है। आवाज आ रही है अश्वेंद्र? आवाज आ रही है अश्वेंद्र? हाँ सर। हाँ समझ में आया है? ये तीन चार बच्चे कौन है, तुम्हारे फैमिली के हैं? नहीं सर, हॉस्टल में है ना, हॉस्टल में। ओके ओके, तो उनको भी बैठा लो ना, उनको भी कुछ पढ़ने के लिए सीखने के लिए मिलेगा। हाँ सर। हाँ चलो, कितना प्यारा टी शर्ट पहने हो, शर्ट पहने हो येलो कलर का, पीछे बत्ती भी जलते दिख रही है। मैं तो बोला कि मैं महात्मा बुद्ध के पीछे जैसे रोशनी जलता है, अश्वेंद्र बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, हंस दे भाई, हंस दे बेटा जरा। हाँ ये हुई ना बात कि पढ़ाई समय में एकदम मुस्कुराते रहो, किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे को हेलो, सभी बच्चों को हेलो। हेलो मेरा नाम, हाँ सर। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कृष्णा है, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना होगा जो नहीं समझ में आ रहा है तो अश्वेंद्र को बताइएगा, वो मेरे क्लास में आकर के वो पोस्ट करेगा तो आपको, या सब लोग एक काम करो 9th 10th। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि 9th 10th 11th 12th का क्लास सफलता.com पे शुरू हुआ है, और 199 रुपये 3 महीने के लिए और 100 रुपये 1 महीने का फी है। तो जो भी 9th 10th के बच्चे हैं, आप लोग सफलता एप्लीकेशन, हाँ सफलता एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और 100 रुपये महीने में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी 100 रुपये महीने में। हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं है ना। अच्छा ठीक है, छुट्टी लिया आप किस स्कूल से हो? अब ये, एडीएस चौधरी। और मुझे लगा कि अब ये मत बोल देना कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति चरखी में हुआ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाते हैं मेन डिस्कशन पे, आते हैं फिर बाद में बातचीत किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यही ब्रायोफाइट, ठीक है, यही ब्रायोफाइट फिर से प्लांट किंगडम से निकल करके, प्लांट किंगडम में पानी से निकल करके और जमीन पे आ रहे हैं। तो इनके अंदर अभी भी जो ट्रू लीफ होना चाहिए, जो ट्रू लीफ होना, लैक द ट्रू लीफ, स्टेम, रूट, इनमें अभी भी पत्ते, तने और जड़ नहीं पाए जाते हैं पूरी तरह से विकसित, यानी कि पूरे तरह से विकसित, पूरे तरह से, पूरे तरह से विकसित नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें पूरे तरह से
विकसित पत्ते, तने और जड़ नहीं पाए जाते हैं, बट हैविंग लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर। पत्ती नुमा, तना नुमा, जड़ नुमा आकृति या स्ट्रक्चर वहां पे पाए जा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर से एक कनेक्शन यहां आते आते आपको लगेगा कि जो यूकैरियोटिक, ठीक है, जो यूकैरियोटिक प्लांट थे उनकी तरह ये डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार पीछे आ जाते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट होते हैं उनमें, फिर देखो मैं भूल गया, 2n और n कंडीशन को क्या बोलते हैं? अगुणित और द्विगुणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। सुनील का लिप्स पढ़ लिया मैंने, सुनील का लिप्स पढ़ लिया। देखो कितना तेज हूं मैं। तो सुनील अभी ऐसे ऐसे कर ही रहा था, मैं समझ गया कि वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बोल रहा है। ठीक है, तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है, 2n और n। तो n, तो हायर प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादातर, ज्यादातर वो भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी हैप्लॉयड प्लांट्स होते हैं। तो ये हैप्लॉयड प्लांट कंडीशन जो है ब्रायोफाइट में हैप्लॉयड प्लांट कंडीशन है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट, नहीं नहीं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं बस चीजें पेट में होती मुंह में नहीं आती, आप जैसे बोल रहे हो तो मैं पकड़ लिया कि अच्छा इसका मतलब ये है। ब्रायोफाइट मुख्य काय, ठीक है, जो मेन प्लांट होती है वो अगुणित होती हैं, हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। हैप्लॉयड कंडीशन कहने का मतलब कि अगर आप एक सेल को निकाल के उसके अंदर क्रोमोसोम का पढ़ाई कीजिएगा तो वो पेयर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, एन कंडीशन अवेलेबल होता है, वो पेयर्स में नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। जो प्लांट बॉडी है वही गैमिटोफाइट्स भी होते हैं, प्लांट बॉडी ही गैमिटोफाइट्स होते हैं और वो गैमिट बनाने का काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनको गैमिटोफाइट भी बोला जाता है। अब यहाँ पे गैमिट कंसेप्ट कौन कौन से बनेंगे? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें प्लांट और ये सॉरी मेल और फीमेल गैमिट पाए जाएंगे, हाँ या ना? नर और मादा युग्मक पाए जाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो लैंगिक अंग जो होता है बहुकोशिक होंगे, ठीक है, और जिसे बहुकोशिक होते हैं जिसको हम लोग पुंधानी कहते हैं। एंथेरिड एंथेरिडियम एंथेरिडियम बोला जाता है, जिसे पुंधानी बोलते हैं। और द्विकाशिक पुमंग को उत्पन्न करते हैं जिसको हम लोग एंथेरेजोइड्स बोलते हैं। यानी कि जो ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है, उसको हम लोग पुंधानी बोलते हैं, एंथेरिडियम। और जो गैमीट बनाते हैं उसको हम पुमंग बोलते हैं, एंथेरेजोइड बोलते हैं। याद रहेगा, पुंगधानी, एंथेरिडियम, पुमंग, एंथेरेजोइड्स। ये हो गए मेल कैरेक्टर के बारे में। उसमें द्विकाशिक पुमंग है, यानी कि ये है दो फ्लैजिला, डाई फ्लैजिलेटेड बॉडी है, उनमें दो तरह के फ्लैजिला होंगे। जब कभी भी फ्लैजिला और सीलिया की बात आएगी, आप हमेशा याद रखिएगा कि वो चल प्रॉपर्टी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो अपने जगह से अपना स्थान बदल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जब हम लैंगिक जनन में मेल ऑर्गेन और मेल गैमिट की बात कर रहे हैं, तो फीमेल ऑर्गेन और फीमेल गैमिट की भी बात करेंगे कि मादा जनन अंग को स्त्रीधानी या फिर हम उसको आर्केगोनियम कहते हैं। स्त्रीधानी और आर्केगोनियम, और इनसे जो बनने वाला फीमेल गैमिट होता है उसको सीधे एग बोला जाता है। उनका काम, स्त्रीधानी का शेप फ्लास्क शेप का होता है और उसमें सिंगल एग पाए जाते हैं। अब जरा सा भी आपको प्लांट फीमेल ऑर्गन का याद होगा तो आप देख सकते हैं वो फ्लास्क जैसे ही होते थे, और इसके ऊपर में स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पाए जाते थे, हाँ या ना? तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि अब ये ऑर्गन डेवलप करना भी शुरू कर चुका है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें मेल ऑर्गन कौन है और फीमेल ऑर्गन कौन है। इसके साथ में एंथेरेजोइड्स जो होते हैं, एंथेरेजोइड्स कौन से हो गए? पुमंग, ठीक है या नहीं? एंथेरेजोइड्स मेल
मेल गैमीट को एंथेरिजोइड्स बोला जाता है। इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, ताकि आप रिकॉल करो कि पिछले स्लाइड में क्या बताया गया है। ठीक है, मेल गैमेट यानी नर युग्मक जो हैं, दे आर रिलीज्ड इन वाटर। तो कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो ये क्या हुआ, जैसे बारिश का पानी या कहीं से पानी निकल करके आया, तो ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एंथेरिजोइड्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं। और ये वाटर जब आगे बढ़ता है, जिसमें एंथर पाया जाएगा, यानी मेल, जिसमें एंथर पाया जाएगा। एंथर जो है ना वो ये है, एंथर जो है वो आपका एंजियोस्पर्म्स के आगे में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावर होता है ना, उसके मेल ऑर्गन का नाम एंथर है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का एक है एंथर। ठीक है, वो आपके एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स, इसी में आगे पढ़ना है। अभी हम लोग एंथेरिजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एंथेरिजोइड्स समझो कि यहाँ पे आपका वो है, ब्रायोफाइट है। यहाँ देखो, ये ब्रायोफाइट है, यहां से पानी आया, जैसे ही पानी टच किया तो वो एंथेरिजोइड को रिलीज किया। एंथेरिजोइड को रिलीज करने के बाद में, अरे स्टेमेन और स्टिग्मा वो सब पार्ट में है, वो एंजियोस्पर्म्स के, जिम एंजियोस्पर्म्स के पार्ट में है, एंथर, स्टिग्मा। ठीक है, एंड्रोसियम, जाइनोसियम वो आएंगे जब फ्लावर, मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें आएंगे फिर। ठीक है, तो एंथेरिजोइड्स वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, कम इन कांटेक्ट विथ आर्केगोनियम, फीमेल फीमेल गैमेट। सॉरी, तो क्या हुआ, पानी में रिलीज किए गए, पानी में रिलीज करने के बाद वो आर्केगोनियम के कांटेक्ट में आए। उस समय आपने पूछा था सलोनी कि सर संलयन का क्या मतलब होता है? संलयन का मतलब होता है फ्यूजन। फिर यहाँ से मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो फ्यूज करते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट वापस से प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेल्यूलर बॉडी, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। इट इज नॉट फ्री बॉडी। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री बॉडी नहीं होता है, यानी कि जाइगोट, नॉर्मली जाइगोट बन जाने के बाद में हायर प्लांट में वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन ये अभी फ्री नहीं है, क्योंकि जाइगोट के पास में फूड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो सिर्फ दो सेल के फ्यूजन से बने हैं, दो सेल के फ्यूजन से बने हैं, इनमें अपना खुद का फूड बनाने का कैपेसिटी नहीं होता है। अश्वेंद्र म्यूट ये करो, कैमरा बंद करो, बहुत सारे बच्चे हैं, कैमरा बंद करो अश्वेंद्र। हाँ, it is not a free body and remain attached with the photosynthetic gametophytes। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये जो फ्री बॉडी है, ये जो फ्री बॉडी होते हैं वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि उनको पोषण मिलते रहे, वो जब तक कंप्लीट प्लांट बॉडी के तौर पे, वेजिटेटिव बॉडी के तौर पे डेवलप नहीं कर जाते। फिर से एक बार, एंथेरिजोइड्स मेल मेल गैमिट है, पानी में वो रिलीज किए जाते हैं। फिर वो फीमेल गैमिट आर्केगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट या युग्मनज बनते हैं। युग्मनज फिर से डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाते हैं। जाइगोट नॉर्मली एक सेल का होता है, और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर बॉडी के तौर पे डिवाइड करके बनते हैं। अब इनमें मल्टी सेलुलर तो हो गए हैं, लेकिन इनमें अभी भी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद से ग्रो कर सके, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उनसे वो जुड़े हुए होते हैं। गैमेटोफाइट किसको हम लोग बोले थे? गैमेटोफाइट वेजिटेटिव बॉडी को बोले थे ना, वेजिटेटिव बॉडी को बोले थे। स्पोरोफाइट में 2n कंडीशन है और गैमेटोफाइट में n कंडीशन होता है। आपको मैं एक बार के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूजन ऑफ ये किया है, तो जाइगोट से ये वापस से स्पोरोफाइट 2n कंडीशन और गैमेटोफाइट से जुड़े रहते हैं, ताकि उनको पोषण भोजन मिलता रहे। यहां आने के बाद स्पोरोफाइट्स में से सम ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। सलोनी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ सलोनी? ठीक है, स्पोरोफाइट मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में आते हैं,
और फिर से वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। यही बताया ना मैंने पिछले वाले स्लाइड में कि स्पोरोफाइट अभी भी 2n कंडीशन में है, डिप्लॉयड, और मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो n कंडीशन में आते हैं, फिर ये जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म गैमेटोफाइट। ये चीज आपको पहले भी बताया गया है, पहले भी बताया गया है कि वेजिटेटिव बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में नहीं होता है। हाँ या ना? यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने बताया था। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी अगुणित होते हैं, क्योंकि ये गैमिट बनाते हैं इसलिए इसको गैमिटोफाइट बोला जाता है। ये बताया था ना, मेन प्लांट बॉडी को ही गैमिटोफाइट बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी युग्मक बने हैं, जो भी जाइगोट बने हैं, वो अभी भी मेन प्लांट बॉडी से अटैच्ड रहते हैं, और उनमें से जो कुछ स्पोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मियोसिस करके स्पोर बनाते हैं, और ये स्पोर वापस से गैमेटोफाइट बनाते हैं प्लांट बॉडी। ठीक है, मैं फिर से एक बार के लिए बताता हूं। अब यहां देखो, प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं, हाँ या ना? प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। सलोनी एंड सुनील, सर हिलाओ तो समझ में आ जाएगा। सलोनी, ठीक है, ब्रायोफाइट के प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट दो तरह के गैमेट बनाएंगे, मेल और फीमेल, सॉरी मेल और फीमेल। मेल में मैंने उल्टा बना दिया है। हाँ ठीक है, नहीं सही है, सही है। मेल और फीमेल, मेल होगा एंथेरिजोइड्स और फीमेल होगा आर्केगोनियम। ये दोनों फ्यूज करेंगे, गैमेटोफाइट एन कंडीशन, एंथेरिजोइड्स एन कंडीशन, आर्केगोनियम एन कंडीशन। फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बना है वो 2n होगा, n+n। यस नो? इस जाइगोट फिर से डिवाइड करते हैं स्पोरोफाइट में, 2n ही कंडीशन है, और यहाँ माइटोसिस हो रहा होता है, समसूत्री विभाजन। स्पोरोफाइट वापस से मियोसिस करते हैं, ठीक है, और हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाते हैं, 2n वापस से डिवाइड करके n और n बनाता है, और ये फिर जर्मिनेट करके वापस से गैमेटोफाइट बनाते हैं, और ये फिर से ये साइकिल चलते रहेगा गोल 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 गोल। हाँ या ना? ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके। इज इट क्लियर? सुनील, ओके, थैंक यू सुनील। इज इट क्लियर सलोनी? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जा, वो चला गया क्या? छाया, छाया वर्मा, वेरी गुड इवनिंग छाया वर्मा। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड सलोनी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। सर अर्धसूत्री विभाजन और मियोसिस एक बार बता दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन, देखो मैं बताता हूँ कि आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको, अब मैं उतना हिंदी तो नहीं बोल पाऊंगा, जितनी भी कोशिकाएं हैं उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। द सेल्स ऑफ योर बॉडी हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, वन इज जर्म सेल, ठीक है, वन इज जर्म सेल, और फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में है, आगे हम लोग को इस चीज पढ़ना है। और सेकंड होते हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे आपके गैमिट्स बनते हैं, और इनके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सब सोमैटिक सेल्स हैं। यहाँ मैं अपने हाथ में दिखा रहा हूँ ना, हाथ, हथेली है, चेहरा है, ये सब जगह सोमैटिक सेल्स है। और जर्म सेल्स सिर्फ गोनैड्स में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो जर्म सेल्स में क्या होते हैं कि जो गैमिट बनते हैं उनका कंडीशन हैप्लॉइड होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? जो गैमिट होगा, ठीक है, वो तो हैप्लॉइड होगा ना, ताकि वो फ्यूज करे तो डिप्लॉयड कंडीशन के ऑर्गेनिज्म को बनाए। हाँ या ना? अगर ह्यूमन बीइंग है, एक मदर है, ठीक है, और एक फादर है, तो अगर वो एन और एन प्रोड्यूस करेंगे तभी तो उनका बेबी 2n कंडीशन का होगा। हाँ या ना? ठीक है, तो गैमिट बनाने के लिए आपको क्रोमोसोम नंबर हाफ रखना पड़ता है गैमिट के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ रखना पड़ता है गैमिट के अंदर में, जबकि सोमैटिक सेल्स रिपेयर कर गए। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, गिर गए,
ठीक है, गिर गए, आपका हाथ छिल गया, हाथ छिलने के बाद जब यहाँ रिपेयर हो रहा होता है तो वो सोमैटिक सेल्स रिपेयर करते हैं। किससे करते हैं, किससे करते हैं, कुछ याद है आपका? सेल कैसे रिपेयर होता है बॉडी में? ठीक है, वो कौन सा सेल है जिससे आपका बॉडी का सेल रिपेयर होता है? कौन सा सेल है जिससे आपके बॉडी का सेल रिपेयर होता है, उसका क्या नाम है? I think सुनील, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आज के लिए असाइनमेंट है आपका। ठीक है, ब्लड के लिए कौन से, अगर आपका ब्लड बनना होता है तो हिमेटोपोइसिस प्रोसेस है, तो उसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मैं मुंह से निकल ही रहा तो मैं सोचा चलो बोल ही देता हूँ कि स्टेम सेल्स होते हैं जो रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सोमैटिक सेल्स जो रिपेयर होना होता है, तो सोमैटिक सेल्स 2n कंडीशन के होते हैं और रिपेयर होने के बाद भी वो 2n और 2n होते हैं। तो समसूत्री विभाजन, जिसमें सेल डिवाइड करने के बाद भी उनमें क्रोमोसोम नंबर बराबर मेंटेन रहता है, उसको हम लिखते हैं माइटोसिस। और अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें जर्म सेल्स में तो 2n पाए जा रहे हैं, लेकिन डिवीजन होने के बाद उनमें n और n पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, उसको हम लोग लिखते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसको लिखते हैं समसूत्री विभाजन। हम लोग को पढ़ना है, इसलिए उस समय और भी ज्यादा हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो प्लांट बॉडी चूंकि एन कंडीशन का है और यही गैमिट बनाते हैं, इसलिए इसको गैमिटोफाइट भी बोला जाता है, वो भी एन कंडीशन के। दो तरह के गैमिट, मेल में एंथेरेजॉइड और फीमेल में आर्केगोनियम, दोनों फ्यूज करते हैं, ये भी एन है और ये भी एन है, और एन और एन मिलकर के जाइगोट बनाते हैं 2n कंडीशन का। 2n कंडीशन से ये माइटोसिस करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, यहां वाला, तो बनाते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से मियोसिस होता है, 2n लिख देते हैं, स्पोरोफाइट से मियोसिस होता है और ये बनाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स जिसमें आते हैं n, और फिर ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं, और ये फिर गैमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं या प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इकोनॉमिकली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, या बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो आर्थिक महत्व इनका बहुत कम होता है। तो कुछ मॉस मॉस और लीवरवर्ट, मैंने शुरू में ही बताया कि मॉस और लीवरवर्ट दो तरह के होते हैं। तो कुछ मॉस ऐसे होते हैं जो हर्बेसियस मैमल्स, यानी शाकाहारी, या पहाड़ वहाड़ पे जो गाय बकरी चर रही होती हैं उनके लिए वो घास का काम करते हैं, जानवरों के लिए घास का काम करते हैं, पक्षियों के लिए घास का काम करते हैं। जबकि इसमें बताया गया है कि ये है एस्फेगम है, एस्फेगनम या एस्फेग, यस एस्फेगनम है। इनका काम होता है कि सुखा करके उसको पीट के तौर पे या फिर आर्टिफिशियल, आप देखिएगा अमेजोन पे इनके ईंट मिलते हैं कोकोनट पीट के नाम से, स्फैगनम पीट के नाम से। तो कोकोनट पीट नारियल का बुरादा बना के किया जाता है, ठीक है, ताकि जैसे अब मैं नोएडा में हूँ, मैं अपने घर में गमला लगा करके पेड़ पौधे उगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं, और वो मिट्टी उपजाऊ होगी इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अमेजोन से कोकोनट पीट या स्फैगनम पीट को मंगाते हैं। वो ईंटे जैसा होता है 1 किलो का, लेकिन अगर जब आप उसको पानी में फुलाइएगा तो वो 2.5-3 किलो से लेकर के 5-7 किलो तक बन जाता है, और वो एक मृदा के तौर पे काम कर सकता है, बहुत अच्छा मृदा के तौर पे काम करता है। तो इट इज यूज टू हैव have long been used for packaging materials and transporting the living materials। जैसे किसी बीज को आपको दूर तक भेजना है, ठीक है, किसी बीज को, किसी फंगस को अगर आपको भेजना है, तो आप स्फैगनम में उसको एक्टिवेट करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, दे कैन होल्ड द वाटर, चूंकि वो पानी को रोक के रख सकते हैं, तो वो जीवित चीजों को भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कितना समय बचा है अभी? हाँ चलो, है कुछ समय तो है। मॉस एंड लाइकेन पहले ऐसे जीव हैं जो चट्टान पर उगते हैं, यानी कि मॉस और लाइकेन मिलकर के प्रिमिटिव वर्ल्ड में अगर हम पीछे जाएं
तो मॉस और लाइकेन पहले जीव ऐसे थे जो चट्टान पे उगना शुरू हुए थे, और इनका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जीवन को पानी से निकाल करके स्थल पर लेकर के आए थे। इनका काम होता है डिकम्पोज करना, रॉक मेकिंग को डिकम्पोज करना, यानी एक तरफ जहां चट्टान बन रहा होता है, सपोज करो कि लावा था, धरती के अंदर से पिघला हुआ लावा निकला और वो चट्टान बन गया, लेकिन मॉस और ये जहां ग्रो किए, उस चट्टान को डिकम्पोज करके उसको मिट्टी बनाना शुरू किए, एंड मेक इट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। यानी चट्टानों को डिकम्पोज किया गया और यहाँ पे बड़े पेड़ पौधे उगने के लिए उसको उसके हिसाब से उनको बनाना शुरू किया गया। दे फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, यानी कि पहाड़ के ढलान पे वो मैट जैसे हो जाते हैं, और जब बारिश हो रहा होता है तो चट्टानों को और वहां के मिट्टी को ढहने से रोकते हैं। ये भी इनका एग्जाम्पल है यूज में से। तो ब्रायोफाइट के दो पार्ट हैं, लीवरवर्थ और मॉसेस, दो एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम लोग लीवरवर्थ और मॉस को अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सोमवार को। और कोशिश ये करेंगे कि लीवरवर्थ और मॉस दोनों ही उस दिन पढ़ करके हम लोग खत्म करें, तो ब्रायोफाइट का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा लगा? पढ़ाई अच्छी लगी आज की? ठीक है। सलोनी, सुनील, सब लोग अपने आप को चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो। अश्वेंद्र, अच्छा लगा पढ़ाई? हाँ सर। ठीक है। आपके पास में रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स जाएगा, आप उसको पढ़ना, अगर कोई डाउट होगा तो नोट करके रखे रहना। सलोनी, सुनील, कोई डाउट है? या यस सुनील, सर। हाँ सुनील भैया, कोई मन का फितूर वाला कोई सवाल हो तो पूछो। आवाज कट रही है हेलो सुनील, सर। आवाज कट रही है सुनील। सुनील, अगर हो सके तो चैट में आ जाओ। सलोनी, कोई डाउट है बेटा? तो सर बस एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगी तो एक क्लियर हो बार जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद एनी टॉपिक, एनी लाइन, एनी वर्ड, कोई लाइन, टॉपिक या शब्द, जो चीज तुमको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। मोस्ट प्रोबेबली इन द मंडे वी विल बी टेकिंग द सेम क्लास। ठीक है। थैंक यू सर। ओके बच्चे, गुड नाइट। कोई सवाल है सुनील? सुनील सिर्फ हमको हंसते हुए दिखाई देता है, वो क्या बोलता है वो कुछ नहीं कुछ नहीं। चैट में आके बता दो क्या सवाल है, सिर्फ तुम्हारी हंसते हुए चेहरा सिर्फ दिख रहा है। चैट में आके बताओ कि क्या है। चलो, अभी समय है, अभी समय है, अभी हमारे पास टाइम है। सर, चलो सर लिखे, अनम्यूट करिए। अरे अनम्यूट करने पे तुम्हारा लग रहा है कि सुनील नहीं, कोई रोबोट से बात हो रही है। चलो, अनम्यूट किया, चलो। ऐसा रोबोट जिसकी बैटरी डाउन हो गई है, वो ऐसा लग रहा है। नहीं आवाज आ रही है सुनील, आवाज नहीं आ रही है। यू कैन पेस्ट योर क्वेश्चन इन द चैट सेक्शन, मैं पढ़ लूंगा। सुनील, वीडियो बंद कर लो तो शायद तुम्हारी आवाज आ जाए। तुम्हारा नेटवर्क कम यूज होगा। वीडियो बंद कर लो सुनील, तो तुम्हारी आवाज आ जाए शायद। छाया वर्मा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। छाया वर्मा, आप तो बहुत लेट से ज्वाइन किए बेटा, फिर से आपका स्वागत है। छाया वर्मा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग छाया। लैरिंग्स का क्या कार्य है? लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। हम जो आपको इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, या लैरिंग्स के ही चलते पढ़ा रहे हैं? ठीक है, ये मेरा स्पीकर है। जहां से आवाज आ रही है। छाया वर्मा, क्लास समझ में आया छाया? यस सर, लेट में ज्वाइन हुए तो कोई थोड़ा बात नहीं, नो देयर इज नो प्रॉब्लम। इशू, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द रिकॉर्डेड वीडियोस एंड द नोट्स एज वेल। यू आर फ्रॉम द यूपी बोर्ड और यू आर फ्रॉम सीबीएसई? यूपी बोर्ड से। यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ओनली? सर दोनों थोड़ा बहुत समझ में आ चलिए जाता है। चलिए चलिए, ठीक है। अपनी कोशिश ये है कि जब तक आप 12वीं कक्षा में आ रहे हैं, मैं आपको 100% इंग्लिश में ले आ दूंगा। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक बार बताया था ना, वो मूवी आपने देखा है, ये सुपर 30? थ्री इडियट। नो 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 हाँ नो। सर, सुपर 30 देखे हैं। हाँ, तो उन्होंने जो आनंद कुमार सर का जो रोल प्ले किए थे ऋतिक रोशन ने, तो उन्होंने क्या पूछा था
सब कुछ तो पढ़ा था, आपने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया? तो सभी बच्चों का एक ही जवाब था कि सर वहां मैं ये देख रहा था, आंख बंद करके बताया गया तो पता चला कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी अच्छे कॉलेज में है, वहां सब इंग्लिश में भड़बड़ भड़बड़ बोल रहे हैं। तो ये पता चला कि बच्चे का असल कॉन्फिडेंस जो है वो इंग्लिश बोलने के चलते उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ है। तब जाकर के वो बोला कि ठीक है, आपको स्टेज पे चढ़ना है होली वाले दिन या किसी वाले दिन, और तुम लोग को इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं बोलना है। तो अपना क्या है ना, अपना एक बहुत क्रिस्प एज है, बहुत फ्रेजाइल एज है जहां पे आप कुछ सीख सकते हैं। अब अगर अपने आप को मोल्ड नहीं कीजिएगा तो एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है ना, एक ब्रेन में भी स्टिफनेस होता है। ठीक है, ब्रेन में भी एक स्टिफनेस होता है कि अब आप सीखना जो है ना वो बिल्कुल ही आ जाएगा कि नहीं अब नहीं सीखना है। देखते हो घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, जिनको आप एडवांस लेवल का मोबाइल दिखाते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये सब हमको नहीं जानना है, हमको साधारण वाला फोन दिखाओ, फोटो वोटो आएगा तो हमको ला के दिखाना है। क्योंकि वो स्टिफनेस आ चुका हुआ है कोई भी नई चीज को सीखने के लिए। अभी आपका एज बहुत फ्रेजाइल है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने को क्या कोशिश करनी है कि इंग्लिश मीडियम, मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम बुरा है, अच्छा है, हिंदी मीडियम बुरा है, ये नहीं। बट अगर पूरी दुनिया एक लैंग्वेज को समझने में, एक कॉमन लैंग्वेज को समझने में कैपेबल है, तो उस भाषा को सीखने में क्या गड़बड़ी है? उस भाषा को सीखने में क्या, कल आपको विदेश जाना पड़ेगा तो आप क्या बहाना कीजिएगा? आप मेडिकल निकाल लिए, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, आपको इंग्लैंड में कहीं नौकरी मिल रही है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको लगता है कि एयरपोर्ट पे जाने भी दिया जाएगा आपको? ठीक है, तो अपनी कोशिश है कि आने वाले 1 साल में हम लोग आपको हिंदी मीडियम से उठा करके कम से कम इस लायक तो जरूर बना दें कि आप कम से कम इंग्लिश समझने और बोलने लगिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सभी बच्चों से फिर मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। वेलकम सभी बच्चे, वेरी गुड नाइट। सभी बच्चों को वेरी गुड नाइट। बाय 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 बाय।